नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूपीएससी पीसीएस विद सोनम में। यदि आप एसएससी सीजीएल, बिहार एसएससी, बीपीएससी, यूपी पीसीएस, रेलवे या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह सेशन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज हम एक न्यू सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम आपको जनवरी 2026 से लेकर के जून 2026 तक के प्रतियोगिता दर्पण करेंट अफेयर्स का कंप्लीट रिवीजन कराने वाले हैं। इस सेशन में आपको मिलेगा सबसे महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स जो एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स होगा और बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहां एग्जाम में डायरेक्टली हिट होने के चांसेस है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें रेडी फॉर जैन करेंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। और इससे पहले आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट ये भी है कि 17th बीपीएससी बहुत नजदीक आ गया है और इसके लिए हमारा ये प्रयास भी बीपीएससी और अदर एग्जाम्स के लिए भी है और साथ में हम 72 बीपीएससी का टेस्ट सीरीज भी चला रहे हैं। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा क्यूआर कोड है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। और इस सेशन की शुरुआत सबसे पहले होगी बिहार विधानसभा चुनाव। एनडीए को प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ और नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार राज्य के मुख्यमंत्री बने। 18वीं विधानसभा चुनाव के लिए नवंबर 2025 में 18वीं विधानसभा चुनाव था और नवंबर 2025 में 2 चरण में चुनाव का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के आंधी ने न केवल एनडीए की वापसी सत्ता में की बल्कि राजद और कांग्रेस की अगुवाई वाले महागठबंधन को करारी हार का भी मुंह देखना पड़ा। और इसी के चलते नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। 40 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ था और जिसमें एनडीए को 202 सीटों पर विजय प्राप्त हुआ। वहीं इस बार एनडीए यानी कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की गठबंधन की पार्टी को 202 सीटें प्राप्त हुई। वहीं भाजपा को अकेले 89 सीटें प्राप्त हुई जो कि पहली बार सर्वाधिक भाजपा को सीटें प्राप्त हुई। इससे पहले 2020 के चुनाव में 15 सीटें अधिक थी। वहीं और 10वीं बार नीतीश कुमार सीएम बने और महागठबंधन को 35 सीटें प्राप्त हुई थी। इसके साथ ही मतदाताओं की कुल संख्या 7,45,26,858 थी और वहीं कुल मतदान प्रतिशत 67.13% हुआ और यह 1991 के बाद सर्वोच्च मतदान प्रतिशत था। तो इसमें जनवरी के प्रतियोगिता दर्पण के करेंट अफेयर्स का हेडलाइंस में हमारे एग्जाम ओरिएंटेड ओनली इतने ही फैक्ट्स थे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम थे। तो एनडीए को 202 सीटें प्राप्त हुई थी जिसमें बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, हम और आरएलएम था। वहीं महागठबंधन को 35 सीटें प्राप्त हुई थी और देश के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्रियों में नीतीश कुमार 8वें स्थान पर हैं। पहला स्थान है पवन कुमार चामलिंग के सिक्किम के मुख्यमंत्री थे और यह 24 वर्ष तक टोटल मुख्यमंत्री रहे। दूसरे स्थान पर है नवीन पटनायक ओडिशा के मुख्यमंत्री, उन्हें भी 24 वर्षों तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे। तीसरे स्थान पर है ज्योति बासु बंगाल के 23 वर्षों तक। गोगोंग अपंग अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे 22 वर्षों तक। लाल थन हावली 22 वर्षों तक रहे। वहीं हिमाचल प्रदेश के सीएम थे वीरभद्र सिंह, वो 21 वर्षों तक सीएम रहे। 7वें स्थान पर है मनीष सरकार, त्रिपुरा के सीएम रहे हैं। और 8वें स्थान पर है हमारे एक्स सीएम नीतीश कुमार। 9वें स्थान पर है एम करुणानिधि, तमिलनाडु के सीएम है, 18 वर्षों तक वो सीएम रहे। और 10वें स्थान पर है प्रकाश सिंह बादल, पंजाब के सीएम। नेक्स्ट है लखनऊ को गैस्ट्रोनॉमी की पाक कला श्रेणी में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किया गया है।
लखनऊ अपने लजीज जायकेदार खान-पान और पाक कला से देश-विदेशी मेहमानों का दुल दिल छू लेने वाला नवाबों का शहर। लखनऊ विश्व के 100 सॉरी लखनऊ विश्व के 58 शहरों में शामिल हुआ है, जिन्हें यूनेस्को ने अपने क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल करने की घोषणा की गई है। और यह घोषणा हुआ था 31 अक्टूबर 2025 को, और 31 अक्टूबर को विश्व शहर दिवस भी मनाया जाता है। और यूनेस्को का सिटी नेटवर्क 8 श्रेणियों में समर्पित नेटवर्क है, जिसमें शिल्प और कला है, डिजाइन, फिल्म, गैस्ट्रोनॉमी, पाक कला सहित साहित्य, मीडिया कला, संगीत और वास्तुकला। वहीं आर्किटेक्चर को इस वर्ष 2025 में ही 8वीं श्रेणी के रूप में इस नेटवर्क में शामिल किया गया है, यानी कि आर्किटेक्चर श्रेणी को 8वीं श्रेणी में शामिल किया गया है, और वो भी 2025 में पहली बार। तो इसलिए इस हिसाब से एक ये इम्पोर्टेंट अपडेट ये भी है। क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में भारत के नए शामिल शहरों में लखनऊ को गैस्ट्रोनॉमी की श्रेणी में शामिल किया गया है। शामिल किए जाने के पश्चात यूनेस्को के क्रिएटिव शहरों की सूची में भारत के शहरों की संख्या 9 हो गई है। नेटवर्क में पहले से शामिल 8 अन्य भारतीय शहर में, जिसमें जयपुर है, वाराणसी, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, श्रीनगर, ग्वालियर, कोझिकोड है। जयपुर को 2015 में शिल्प एवं कला श्रेणी में शामिल किया गया था, वाराणसी को भी 2015 में संगीत श्रेणी में, चेन्नई को 2017 में संगीत श्रेणी में, हैदराबाद को 2019 में गैस्ट्रोनॉमी की श्रेणी में शामिल किया गया था, और मुंबई को 2019 में फिल्म की श्रेणी में, श्रीनगर को 2021 में शिल्प एवं लोक कला श्रेणी में, तथा ग्वालियर को 2023 में संगीत की श्रेणी में, और कोझिकोड को 2023 में साहित्य की श्रेणी में रचनात्मक शहरों के लिस्ट में शामिल किया गया था। तो ये ऊपर जो हमने अभी पढ़ा है, सेम उसका एक टेबल के रूप में यह दिया गया है कि जयपुर शिल्प और लोक कला की श्रेणी में, वाराणसी संगीत में, चेन्नई संगीत में, मुंबई फिल्म के लिए, हैदराबाद गैस्ट्रोनॉमी और पाक कला के लिए, श्रीनगर को शिल्प और लोक कला के लिए, ग्वालियर को संगीत के लिए, और कोझिकोड को साहित्य के लिए शामिल किया गया है। लेकिन ये सारे ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा हैदराबाद को ले सकते हैं, क्योंकि अभी रिसेंट में लखनऊ को शामिल किया गया है, तो मे भी उस हिसाब से हैदराबाद इंपॉर्टेंट होता है। और रिसेंट में ग्वालियर और कोझिकोड अभी रिसेंट 2023 का है, तो कभी कभी ऐसे करंट अफेयर्स से जाकर के स्टैटिक जीके का भी पार्ट ले लेते हैं, तो मैं भी बीपीएससी मैचिंग के लिए भी प्रश्न पूछ सकती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर का स्मरणोत्सव कार्यक्रम शुरू किया गया है। मातरम के रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। और यह समारोह 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक चलेगा। और इस कार्यक्रम का आयोजन इंदिरा गांधी स्टेडियम में किया गया था, इंदिरा गांधी स्टेडियम न्यू दिल्ली में। और पीएम मोदी ने ₹150 के मूल्य का सिक्का भी जारी किया। व्यापी स्मरणोत्सव का उद्देश्य देश के स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरणा देने वाले और राष्ट्रीय गौरव और एकता का अलख जगाने वाले इस गीत के महत्व को जन जन तक पहुंचाना है। और यह वंदे मातरम आनंद मठ में था, उपन्यास आनंद मठ में
और इसकी साहित्यिक पत्रिकाएं बंग दर्शन में प्रकाशित हुआ था। बंग दर्शन में प्रकाशित हुआ था अक्षय नवमी के दिन। अक्षय नवमी के दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली देश की पहली राष्ट्रपति बन गई हैं। उड़ान उन्होंने अंबाला स्टेशन से भरी, सेना स्टेशन से भरी। इससे पहले उन्होंने असम तेजपुर में सुखोई 30 सुखोई 30 के आई में भी उड़ान भरी थी। और राफेल राफेल में उड़ान भरने वाली पहली पहली महिला राष्ट्रपति थी और साथ ही इनके इनके विंग कमांडर थे, इनके कमांडिंग ऑफिसर थे ग्रुप कैप्टन अमित गोहन अमित गोहानी। लड़ाकू विमान से उड़ान भरने वाली सेकेंड महिला राष्ट्रपति थी। इससे पहले प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, वायुसेना सुखोई 30 MKI से उड़ान भर चुकी थी और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी सुखोई 30 MKI का उड़ान भरने वाले राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है भारतीय हॉकी के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का आयोजन मेजर ध्यानचंद स्टेडियम न्यू दिल्ली में किया गया 7 नवंबर 2025 को। और यह आयोजन हॉकी इंडिया के कुछ सर्वाधिक प्रसिद्ध दिग्गज खिलाड़ियों और उनके योगदान और नए खिलाड़ियों को प्रेरणा के लिए हॉकी इंडिया ने इस समारोह में सम्मानित किया। वर्तमान खेल मंत्री हैं मनसुख मंडाविया। और इसमें एक स्मरण पुस्तक का भी विमोचन किया गया और उस पुस्तक का नाम है भारतीय हॉकी के 100 वर्ष।
भारत के सबसे भारी संचार उपग्रह SMS-03 का स्वदेशी प्रक्षेपण यानी LVM-3 द्वारा प्रक्षेपण किया गया। इसरो द्वारा किया गया। इसरो द्वारा इसका प्रक्षेपण किया गया और इसका वजन है 4410 kg और यह स्वदेशी संचार उपग्रह है। स्वदेशी संचार उपग्रह है और इसका वैकल्पिक नाम है GSAT-7 और इसका प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा के सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र से किया गया। प्रक्षेपण केंद्र से किया गया और इसे GTO में स्थापित किया गया। GTO में स्थापित किया गया और GTO का मतलब होता है जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। प्रक्षेपण देश के सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के LVM-35 से के जरिए किया गया है। वाले बैंडविड्थ के साथ यह संचार उपग्रह मुख्यतः नौसेना के लिए विकसित किया गया है। इंटरनेट कनेक्टिविटी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व सुरक्षित डाटा ट्रांसफर जैसी सुविधाओं से लैस यह उपग्रह हिंद महासागर क्षेत्र में नौसेना को समुद्री हलचल की हर पल जानकारी उपलब्ध करवाएगा। नेक्स्ट है तीसरा स्वदेशी जल सर्वेक्षण पोत INS इच्छक नौसेना में शामिल किया गया। भारतीय नौसेना की जल सर्वेक्षण क्षमता में वृद्धि 7 नवंबर को उस समय हुई जब तीसरा स्वदेशी सर्वेक्षण पोत इच्छक को कोची नौसैनिक अड्डे पर एक समारोह के दौरान नौसेना प्रमुख दिनेश त्रिपाठी द्वारा इसे नौसेना में शामिल किया गया। 2025 में भारतीय नौसेना में शामिल किया जाने वाला यह 10वां पोत था। कोलकाता स्थित गार्डन रिचर्ड शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा INS इच्छक का निर्माण किया गया है। यह अत्याधुनिक हाइड्रोग्राफी व समुद्री विज्ञान प्रणाली से लैस है और यह 11,000 मीटर की गहराई तक स्कैन कर सकता है और 110 मीटर लंबे इस सर्वेक्षण पोत की विस्थापन क्षमता 3400 टन है। पहला सर्वेक्षण पोत INS सांध्यक 3 फरवरी 2024 को, दूसरा INS निर्देशक 18 दिसंबर 2024 को नौसेना में कमीशन किया गया था और ऐसे चार पोतों के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा अनुबंधन 3 अक्टूबर 2018 को किया गया था। INS इच्छुक अनजान जल क्षेत्र का मानचित्रण करने, समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने और अहम समुद्री मार्गों पर राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत करने के लिए तैयार किया गया है। साथ ही यह पोत गहरे महासागर और अनजान जल क्षेत्रों का सर्वेक्षण करेगा ताकि सभी नाविकों को सुरक्षित मार्गदर्शन मिल सके और हिंद महासागर में समुद्री समुदाय को सुरक्षित रखने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले चार्ट और उत्पाद यह तैयार करेगा। नौसेना प्रमुख दिनेश के त्रिपाठी ने इच्छक को भारतीय नौसेना उद्योग और MSME के बीच एक प्रभावी सहयोग का प्रमाण बताया है और यह INS इच्छक आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। कोचिन शिपयार्ड कोची द्वारा
निर्मित माहे श्रेणी के एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट पहले युद्धपोत माहे को मुंबई के नौसेना यार्ड में 24 नवंबर 2025 को एक समारोह में नौसेना में औपचारिक रूप से शामिल किया गया है। यार्ड लिमिटेड द्वारा 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ निर्मित माहे श्रेणी का पहला पोत नौसैनिक पोत निर्माण में देश की बढ़ती आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। तटीय क्षेत्र में जल के अंदर निगरानी, कम तीव्रता वाले समुद्री अभियान व पनडुब्बी रोधी युद्ध के लिए सुसज्जित आईएनएस माहे उन्नत बारूद सुरंग बिछाने की क्षमता है और एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट के शामिल होने से नौसेना की एएसडब्ल्यू क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी तथा तटीय क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा मजबूत होगी। और यह नामकरण केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के एक तटीय शहर के नाम पर किया गया है। और इसका शुभंकर चीता है जो गति और एकाग्रता का प्रतीक है और इसका आदर्श वाक्य है साइलेंट हंट्स, पोत की गुप्तता व सतर्कता को दर्शाता है। कोची शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित 8 एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट में से यह पहला पोत है जिसे 23 अक्टूबर 2025 को नौसेना को सौंपा गया था और नवंबर 2025 में नौसेना में इसे कमीशन किया गया है। क्यूएस एशिया रैंकिंग 2026 में भारत और एशिया के शीर्ष विश्वविद्यालय। लंदन स्थित क्यूएस द्वारा विभिन्न मानकों के आधार पर एशिया के विश्वविद्यालय एवं उच्च संस्थानों की रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें पूर्वी दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी और मध्य एशिया के विभिन्न देशों के 1526 विभिन्न देशों के 1526 विश्वविद्यालय को शामिल किया गया है। विश्वविद्यालय को शामिल किया गया है। सर्वाधिक विश्वविद्यालय 162 भारत के हैं। 162 भारत के दूसरे स्थान पर चीन है। चीन के 135 विश्वविद्यालय को और तीसरे स्थान पर जापान है। जापान के 115 विश्वविद्यालय को शामिल किया गया है। लास्ट ईयर 2025 का था और 2026 के डाटा में फर्स्ट स्थान चीन का है। तीन 394 विश्वविद्यालय। सेकंड स्थान भारत का है। 294 विश्वविद्यालय और जिसमें क्यूएस एशिया रैंकिंग 2026 में भारत के शीर्ष 10 यूनिवर्सिटी हैं, जिसमें से आईआईटी दिल्ली को 59वां स्थान प्राप्त हुआ है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को 64वां स्थान, आईआईटी मद्रास को 70वां स्थान, आईआईटी बॉम्बे को 71वां, आईआईटी कानपुर को 77वां, आईआईटी खड़गपुर को 77वां, दिल्ली यूनिवर्सिटी को 95वां, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को 109वां, आईआईटी रुड़की को 114 और आईआईटी गुवाहाटी को 115वां स्थान पूरे एशिया में प्राप्त हुआ है। वहीं 2025 में इनकी रैंकिंग कुछ इस प्रकार से थी। और यह है क्यूएस एशिया रैंकिंग में एशिया के 10 यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग पहले स्थान पर, पेकिंग यूनिवर्सिटी चीन का, नानयांग टेक्निकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर का, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर का, फुदान यूनिवर्सिटी शंघाई चीन का, द हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हांगकांग का, सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग का और द चाइनीज यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग का और सिंघाओ यूनिवर्सिटी चीन का और द हांगकांग पॉलिटेक्निकल यूनिवर्सिटी हांगकांग का। यानी कि इसमें सबसे अधिक 10 यूनिवर्सिटी के रैंकिंग में सबसे अधिक दबदबा हांगकांग और चीन का है।
नेक्स्ट है वर्ष 2030 के राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी भारत को मिली और अहमदाबाद में इस खेल का आयोजन किया जाएगा। इस अहमदाबाद में आयोजन का भारत की पेशकश को कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स जनरल असेंबली की ग्लासगो बैठक में स्वीकार किया गया और यह 2030 में 24वां राष्ट्रमंडल खेल होगा। 24वां राष्ट्रमंडल खेल होगा और 2030 में राष्ट्रमंडल खेल का 100 वर्ष पूरा होगा। पहले राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 1930 कनाडा में हुआ था। और वर्तमान में इसमें कुल 72 देश के प्रमुख खिलाड़ी भाग लेते हैं और जिसमें पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश भी शामिल है। इससे पहले 2010 में 2010 में नई दिल्ली में 19वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन हुआ था और भारत को यह 20 वर्षों के पश्चात मेजबानी प्राप्त हुई है। तो राष्ट्रमंडल खेल से संबंधित ये कुछ मोटे-मोटे फैक्ट्स थे और इससे ज्यादा एग्जाम में प्रश्न आने की संभावनाएं न के बराबर है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति या राज्यपाल की मंजूरी के बिना कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता और किसी सीमा के पश्चात मान्य स्वीकृत का अपना ही फैसला सर्वोच्च न्यायालय ने पलट दिया है। एक फैसले के तहत सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने विधेयक पर निर्णय लेने के लिए समय सीमा निर्धारित करने वाले 2 न्यायाधीशों की एक पीठ 8 अप्रैल 2025 के एक फैसले को असंवैधानिक घोषित कर दिया है और एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के उत्तर में 2025 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने स्पष्ट किया कि विधानसभा द्वारा पारित इसमें कहा गया है कि विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल या राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की जा सकती है। ना ही सर्वोच्च न्यायालय ने ना ही सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत विधेयकों को मान्य स्वीकृति
मान्य स्वीकृति का आदेश दे सकता है। का आदेश दे सकता है। 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने स्पष्ट किया है कि संसद अथवा विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति या राज्यपाल की मंजूरी के पश्चात ही कानूनी रूप ले सकते हैं, लेकिन पीठ ने यह भी कहा है कि राज्यपाल हमेशा के लिए विधेयक को लटका भी नहीं सकते हैं। 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने यह बात 2 न्यायाधीशों की पीठ 8 अप्रैल 2025 के फैसले के संबंध में एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर कही है। उस फैसले में 2 न्यायाधीश की पीठ ने समय सीमा निर्धारित करने के साथ ही तमिलनाडु के 10 रुके हुए विधेयक के लिए डिम्ड एसेंट मानते हुए उन्हें मंजूर घोषित कर दिया था, और यह पहला अवसर था जब सीधे कोर्ट के आदेश से विधेयक को मंजूरी मिली थी। आर्टिकल संविधान के आर्टिकल 200 और 201 में विधेयकों पर निर्णय लेने के संबंध में राज्यपाल या राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय नहीं है। संविधान पीठ ने जस्टिस जे.बी. पाद्रीवाला की अध्यक्षता वाली 2 जजों की पीठ द्वारा विधेयक की मंजूरी के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए 3 महीने की समय सीमा तय करने और विधेयक को मान्य स्वीकृति दिए जाने को अब गलत ठहराया है। पीठ ने कहा है कि अदालत की ओर से निर्धारित सीमा खत्म होने पर विधेयक को राज्यपाल या राष्ट्रपति की ओर से स्वीकृति मान लेना संविधान में स्वीकृत नहीं है। नेक्स्ट है 56वां भारत का 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में संपन्न हुआ। महोत्सव का उद्घाटन द ब्लू ट्रेलर से किया गया था और इसका निर्देशन किया था ग्रेबियल मैस्कारो ब्राजील में, और महोत्सव का समापन फिल्म था ए यूजफुल घोस्ट। यह थाईलैंड की फिल्म थी। फोकस कंट्री जापान था, पार्टनर कंट्री स्पेन था, स्पॉटलाइट कंट्री ऑस्ट्रेलिया थी, और अंतर्राष्ट्रीय ज्यूरी के अध्यक्ष थे राकेश ओम प्रकाश मेहरा। और फिल्म पुरस्कार के साथ दी जाने वाली ट्रॉफी में स्वर्ण और रजत मयूर होता है। और महोत्सव के पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म मिला है स्किन ऑफ यूथ को, वियतनाम की ये फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है संतोष दावाखर को, मराठी फिल्म गोंधाल के निर्देशक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता उपमीर रियोस को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जारा सोफिया ओस्टाना को, और ज्यूरी का विशेष पुरस्कार मिला है अकिनोला ट्रेविस जूनियर को। भारतीय फीचर फिल्म की सर्वश्रेष्ठ डेब्यू डायरेक्टर हैं करण सिंह त्यागी केसरी चैप्टर 2 के लिए, और किसी निर्देशक की पहली ही सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार ईरानी फिल्म निर्देशक हिशम फाराहंडम के फिल्म माय डॉटर शेयर के लिए, और एस्टोनिया के टोनी स्पील के फिल्म फ्रैंक के लिए संयुक्त रूप से दिया गया है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के 100 वर्ष पूरे करने पर विशेष सम्मान रजनीकांत को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज का पुरस्कार मिला है बैंडिज सीजन 2 को। राजस्थान में ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन। राजस्थान के सभी 41 जिलों में 41 जिले में ग्राम पंचायत का पुनर्गठन किया गया है। ग्राम पंचायत का पुनर्गठन किया गया है, और जिसके चलते कुल 3416 नई ग्राम पंचायतें बन गई हैं।
जिसमें सबसे ज्यादा ग्राम पंचायत 270 नई ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत बाड़मेर और सबसे कम और सबसे कम 19 ग्राम पंचायत झालावाड़ में बनी है। और जोधपुर में 229 239 सॉरी जोधपुर में 239, जयपुर में। दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट सीरीज में मिलेंगे हम प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद।